नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। SICI हमने शुरू किया, लगभग 6-7 क्लास हो गई हैं, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है। काफ़ी सारी चीज़ें आपने सीख ली, पर अभी भी मैं कहूँगा अभी भी मुश्किल से 60-70% हुआ है। 60% मान लेते हैं, 30 या 40% के करीब अभी भी बचा है। कई बच्चे ये सब बोल रहे हैं कि सर कब ख़त्म होगा। देखिए, आप एक बहुत प्रैक्टिकल तरीके से सोचिए। ना मैं क्लास में टाइम बर्बाद करता, ना मैं फालतू की बातें करता। आता हूँ, क्लास में क्वेश्चन कराता हूँ और एक क्लास में कम से कम 13-14-15 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। ठीक है, फिर अगर मैं जल्दी खत्म करता हूँ तो इसमें किसका फायदा है? सोचिए जरा दिमाग लगा के। ठीक है, तो आप खुद समझिए, मैं इतना डेडिकेटेड होके पढ़ा रहा हूँ, इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आपको दोबारा से कभी ना पढ़ना पड़े। कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो मार्केट का या आने वाले समय का जो आपकी नज़र से ना होके गुजरा हो। ठीक है, सारी चीज़ों से रूबरू करा रहा हूँ। तो मेरे से कभी भी ये बात मत बोलिए कि सर ये चैप्टर कब खत्म होगा, अगला कब स्टार्ट होगा। कोर्स खरीदने केवल ये नहीं है कि कोर्स खरीदने का सिलेक्शन है, लाखों बच्चा कोर्स खरीदता है। ठीक है, पर सिलेक्शन सभी का होता है नहीं होता। उनमें से काफ़ी सारे बच्चे यही होते हैं जो जल्दी जल्दी बस वो सोचते हैं कि पैसा दे दिया ना एक बार, उससे सिलेक्शन है। कोर्स खरीदना कुछ भी नहीं है। अगर आप साथ नहीं लग सकते तो सब बेकार है। देखिए, आपको वो पेशेंस, वो धैर्य, वो समय सब कुछ देना पड़ेगा इसे। ठीक है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। अब थोड़ा आपसे यही कहूँगा कि ऐसे क्वेश्चन मत करिएगा कि भाई चैप्टर कब कंप्लीट होगा। मैं हमेशा ये सोचता हूँ, किसी भी बच्चे का कंप्लेंट मैसेज आता है ना, कमेंट आता है कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा या फिर ये चैप्टर कंप्लीट कब होगा। मेरे भाई, मैं बहुत मन से करा रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा मन से करा रहा हूँ। मेरी इंटेंशन ये है कि आपके पास सब कुछ चले जाए। इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि जैसे मैं आपका बड़ा भाई हूँ। ठीक है, मेरे छोटे भाई को सिलेक्शन लेना है। अगर मैं प्रोफेशनल फॉर्म में आ जाऊँ तो मैं कहूँगा यार बच्चों को क्या पता लग रहा है, 50-60 क्वेश्चन करा दिए, 70-80 क्वेश्चन करा दिए, खत्म कहानी। ठीक है, पूरा अपडेशन में लेकर आता हूँ, सब चीज़ें इकट्ठी मैं करता हूँ आपके लिए। तो आप उस चीज़ का डिसरिस्पेक्ट करते हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो। ठीक है, मुझे पता है आपका एग्जाम आ रहा है। अब एक बार बताइए, एग्जाम आ रहा है, मान लेते हैं आपको कोई बीमारी हो गई। अब ऐसा नहीं है ना कि आप जो बीमारी 30 दिन में ठीक हो सकती है वो आप 3 दिन में कर सकते हैं दवाइयाँ ज़्यादा खाकर। नहीं कर सकते वो। तो एक्सेप्ट द रियलिटी, जो रियलिटी है उसे एक्सेप्ट करिए। ठीक है, और ऐसा बिल्कुल मत कहिए कि सर एग्ज़ाम आ रहा है। मेरे को भी पता है एग्ज़ाम आ रहा है, मैं क्लास का बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करता। आप उठा के देख लीजिए कोई भी क्लास। ठीक है, तो बिल्कुल भी मैं क्लास का समय बर्बाद नहीं करता हूँ, केवल कंटेंट से मतलब रखता हूँ। मुझे भी पता है आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जब ऐसे कमेंट आता है कोई तो मुझे अच्छा नहीं लगता। देखिए, क्योंकि ये आपके फायदे की बात चल रही है। देखिए, मेरा काम है पढ़ाना आपको। ठीक है, कोचिंग हमारा प्रोफेशन है, हमने आपको कोर्स बेचा। ठीक है, आपने हमारा कोर्स लिया। अब हमारा एक्सटर्नल बेनिफिट क्या है? मैं किस चीज़ के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ? कोर्स तो आपने ले लिया ना, मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ इतनी? तो केवल मोटिव ये नहीं है कि मैं बिजनेस में आगे बढ़ूँ, मेरे कोर्स बिके बहुत ज़्यादा। ये मोटिव नहीं है मेरा बिल्कुल भी। मैं चाहता हूँ बच्चे जुड़े, उनकी ज़िंदगी में बदलाव आए, और जब बदलाव आए ना वही बच्चा 10 बच्चों को बताए, उसमें हमारा नाम रोशन है और उससे हमारा बिजनेस ग्रो करे। इससे नहीं कि बहुत सारे बच्चों ने हमारा कोर्स ले लिया, अब लेके कोई पढ़ भी नहीं रहा है, कोई बैठा है, कोई मेहनत नहीं कर रहा है, बस ले लिया लाखों बच्चों ने। ये चीज़ नहीं चाहिए हमें। हमें यही चाहिए कि भाई जो बच्चे कोर्स ले रहे हैं उनकी लाइफ में चेंज आए, बदलाव आए, वो 10 बच्चों को आगे बताएं। तो वो इज्जत वाली चीज़ चाहिए। समझ रहे बात? चलिए, ठीक है, तो भाई थोड़ा समझा रहा हूँ आपको भी। ठीक है, तो आप एज ए बड़ा भाई समझा रहा हूँ मैं आपको, आप ही के लिए है। ठीक है, मेरा लालच केवल आपका सिलेक्शन है, उससे जुड़ा हुआ लालच है, और उससे मेरे नाम का लालच है। ये लालच है मेरे को। चलिए, पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। महेश दो बराबर धनराशि को, पहली को 10% पे, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक देय है, तथा दूसरी को एक निश्चित दर से, जिस पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक देय है, को निवेश करता है।
यदि 3 साल बाद उसे दोनों से समान धनराशि मिलती है तो वह निश्चित दर क्या है? ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। प्रिंसिपल सेम है, अमाउंट सेम है। सोचने वाला क्वेश्चन है। अगर आप सोचते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान है, वो सोचते नहीं है तो बुक में सॉल्यूशन देख लेना। इसका बुक में है ये क्वेश्चन, इतना बड़ा है। तो इंटरेस्ट सेम होगा, ठीक है, इंटरेस्ट सेम होगा। इंटरेस्ट अगर सेम है, इंटरेस्ट सेम कब हो सकता है? देखिए, जब एनुअल रेट सेम होगा। भाई जितना परसेंट ब्याज मुझे मिल रहा है सालाना, उतना परसेंट आपको मिल रहा है, तभी जाके तो इंटरेस्ट सेम होगा, और तभी जाके प्रिंसिपल भी हमने सेम लगाया और अमाउंट भी सेम मिलेगा, ठीक है। तो यानी सबसे पहली चीज है कि एनुअल रेट हमारा सेम होना चाहिए, सालाना दर। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए भाई। आ गई ना? अभी देखिए, अभी तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने कहा कि बात समझ आ गई, अब आगे समझना। और ठीक है, हो सकता है अगली बात सुन के समझ ना आए। अब इसको और अच्छा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लेते हैं एक राशि मैं लगा रहा हूं, वही राशि आप भी लगा रहे हैं, दोनों लगा रहे हैं हम, ठीक है। किसी बैंक में लगाते हैं, किसी भी बैंक में। आप एक बैंक में लगा रहे हैं, मैं दूसरे बैंक में लगा रहा हूं। फर्क केवल इतना है कि आपके वाला जो बैंक है वो एनुअल रेट से इंटरेस्ट देता है, मेरे वाला बैंक जो है हाफ ईयरली के हिसाब से इंटरेस्ट देता है। मेरे को हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट मिलेगा, आपको हर साल बाद इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि 3 साल बाद मेरी राशि उतनी हो जाए जितनी आपकी हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब है आपको भी उतना इंटरेस्ट मिलेगा, मेरे को भी उतना इंटरेस्ट मिलेगा। इसका मतलब है जब इंटरेस्ट सेम मिलेगा तो सालाना दर भी समान होनी चाहिए, यानी जितनी सालाना दर आपकी होगी उतनी सालाना दर मेरी होगी। एनुअल रेट दोनों का सेम रहना चाहिए। अब एनुअल रेट सेम रहना चाहिए, मैंने ये नहीं बोला कि ईयरली चार्ज होना चाहिए, जरूरी थोड़ी है भाई। हर महीने किसी को इंटरेस्ट मिल रहा है पर नेट मिला के साल का 10% है, काम चल जाएगा, ठीक है। ये जरूरी थोड़ी है कि आपको ईयरली मिला है तो मेरे को भी ईयरली मिले, तभी जाके मेरे को उतना नेट मिले, ठीक है। तो अगर मैं देखता हूं पहले केस के अंदर जो बोल रहा है कि 10% वार्षिक से है पर अर्धवार्षिक लागू है, तो हाफ ईयरली कितना हो गया? 5%। 5% के हिसाब से पहले राशि पे जो नेट इंटरेस्ट मिलेगा कितना मिल जाएगा? 10.25% पर एनम। अब मेरे को हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिल रहा था पर मेरे को साल का 10.25 मिल रहा था, आपको सालाना मिल रहा है, पर रेट हमारी दोनों की समान होनी चाहिए। तो आपकी भी रेट कितनी होगी? 10.25 होगी। तो लॉजिकल क्वेश्चन है, इसके हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। जरूर भाई, शुक्रिया भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब देखिए, इसमें ये भी कह सकता था वो, इसमें ये भी बोल सकता था कि 15% पर एनम है, ठीक है, या और कोई रेट है पर क्वार्टरली लागू है। क्वार्टरली के हिसाब से बोल सकता था कि क्वार्टरली के हिसाब से कितना हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं 15% नहीं, 16% ले लेता हूं, मान लेते हैं। और इंप्लीमेंट हो रहा है किस हिसाब से? क्वार्टरली के हिसाब से, ठीक है, 3 महीने के हिसाब से। अब 12 महीने की रेट कितनी है? 16% है। 3 महीने की कितनी हो गई? 4% हो गई। 4% को मेरे को 4 बार लगाना पड़ेगा,
ठीक है, क्वार्टरली से अच्छा, एक सेकंड हो जाइए, मैं क्या करता हूँ इसे इस तरीके से लेता हूँ जिससे कैलकुलेशन में आपको आसानी से दिखा सकूं, बात समझना। क्वार्टरली ले लिया मैंने ये 15% है पर एनम, 4 मंथली के हिसाब से लागू है, ठीक है, 4 महीने के हिसाब से लागू है, 12 महीने का 15% हो गया, 4 महीने का 5% हो गया, और 1 साल का कितना हो गया, 15.7625। तो ये जो इंफॉर्मेशन इस तरीके से दे रखी है ना, वो इस तरीके से भी बन के आ सकती है, क्वेश्चन ऐसा भी बन के आ सकता है कि जहां उसने 10% दिया था वहां 15 लिख दिया, जहां उसने हाफ ईयरली लिखा था वहां 4 मंथली लिख दिया, जो दिखने में कुछ अलग लगेगा, नया लगेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम काउंट करेंगे तो 1 साल में से इतना इंटरेस्ट मिलेगा, यानी दूसरे बंदे को भी 1 साल में इतनी रेट के हिसाब से इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तब जाके उनका इंटरेस्ट बराबर होगा, प्रिंसिपल क्योंकि बराबर है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है 3 इयर्स का यूज कहाँ किए, आइए भाई बात समझा देता हूं। मैंने 3 इयर्स का कहीं यूज नहीं किया, मैंने आपसे एक सिंपल सी बात पूछी, चाहे बात हो 3 साल बाद की या बात हो 30 साल बाद की, ये अगर 30 साल भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि क्यों नहीं फर्क पड़ता, बात समझिए। 3 साल बाद हो या 30 साल बाद, हम दोनों का जो इंटरेस्ट बराबर हो सकता है, क्योंकि हमने मान लेते हैं 1000 रुपए लगाए हैं, हम दोनों का इंटरेस्ट बराबर तभी हो सकता है जब हमारी सालाना दर बराबर हो। क्योंकि अगर सालाना दर बराबर है ना, आप खुद सोचिए, एक बैंक में आपने पैसे डाले, एक बैंक में मैंने पैसे डाले, आपको 10.25% एनुअली मिलता है, मेरे को भी 10.25% एनुअली मिलता है, पर मेरे को हाफ ईयरली के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है, मेरे को हर 5 महीने बाद, 6 महीने बाद 5% के हिसाब से मिलता है, जो साल में मिला के 10.25 बन गया। अब एनुअली तो आपका भी 10.25 है, एनुअली मेरा भी 10.25 है, तो हम जितने मर्जी साल बाद चेक कर लें, चाहे 1 साल बाद चेक करें, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद, 30, 35, जितने मर्जी साल बाद, जब एनुअल रेट सेम है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इंटरेस्ट हम लोगों का सेम रहेगा। उम्मीद करता हूं अब सभी लोगों को बात समझ आ गई होगी, ठीक है। देखिए 3 साल की जगह यहाँ 3 साल 7 महीने 35 दिन भी बोल सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, अगर आप केवल बनाने पे विश्वास करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। रोहित ने 20,000 रुपए का एक लोन लिया, जिससे वह एक एलसीडी खरीदता है किसी कंपनी से, उसे 3 साल में पेमेंट करना है, ध्यान से देखिए, 3 साल में पेमेंट करना है 10% के हिसाब से, परंतु अचानक कंपनी ने आखिरी वर्ष के लिए 15%, 25%, एक सेकेंड हो जाइए, कितना है, 25%, 15%, वेट करिए, 15% लिखा है, 25 नहीं 15 है। तो रोहित को कितना एक्स्ट्रा पे करना होगा, आपको ये बताना है। अगर मैं 10% के हिसाब से चलता हूं, 20,000 रुपए की राशि है, तो 2,000, 2,000, 2,000, 200, 400 और 20। अगर आप 15% के हिसाब से चलते हैं, 15% के हिसाब से नहीं, ये 10, 10, 10 है, अगर मैं 10, 10, 15 के हिसाब से चलता हूं, तो ये तो यही रहेगा 2,000, 2,000, 200, 15% का मतलब ये 3,000 हो जाएगा, 15% का मतलब ये कितना हो गया, इसका 15% यानी 600 रुपये हो गया, और 15% का मतलब हो गया 30, ठीक है। ध्यान से देखिए,
15% किसका है? 2000 का, 20,000 का। ठीक है, अब देखने वाली बात ये है 2000, 3000 यानी 1210, तो 1210 आ गया। इतना एक्स्ट्रा उसे पे करना पड़ेगा। यहां से यहां देखिए 1000 एक्स्ट्रा, 200 एक्स्ट्रा और 10 एक्स्ट्रा, तो 1210 मेरा आंसर हो जाएगा। 1210 आंसर आ जाएगा। शुक्रिया भाई। चलिए, उम्मीद करता हूं बात क्लियर है आपको। ठीक है, यही उम्मीद करते हैं अब बात आपको क्लियर है। अब ऐसा भी देख सकते हैं आप, देखिए 20,000 रुपए की राशि थी, 2000, 2200, उसने पूछा है कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। 10% और 15% में अंतर कितना है? केवल 5% का, यानी हर चीज पे आपको 5% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर मैं 5% एक्स्ट्रा पे करता हूं तो 5% एक्स्ट्रा की वैल्यू क्या होगी? इसका 5% कितना हो गया? 1000। ये एक्स्ट्रा काउंट कर रहा हूं मैं, केवल एक्स्ट्रा काउंट कर रहे हैं। ठीक है, इसका 5% कितना होगा? 4000 का 5% 200 हो गया। इसका 5% कितना होगा? 10 हो गया। तो मैंने केवल एक्स्ट्रा काउंट करा तो 1210 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं ये पूरा 10 करके निकालूं, 10 15 करके निकालूं, फिर सब्ट्रैक्ट करूं, फिर आंसर निकालूं। नहीं, अगर मैं केवल एक्स्ट्रा कैलकुलेट करता हूं, एक्स्ट्रा किस पे मिलेगा? 5% इस पे, 5% इस पे, 5% इस पे, तो आंसर आ गया 1210। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर नेट रेट से भी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा भाई, क्यों नहीं होगा। पर क्या नेट रेट निकालना इतना आसान होगा? ये सोचने वाली बात है। नेट रेट अगर मैं निकालता हूँ, आपके सामने ही करता हूँ, देखिए मैंने नेट रेट क्यों नहीं निकाला, आपको समझ आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव पड़ जाएगा। 10 और 10 का नेट तो होता है 10, 10, 10 का अगर नेट है तो 33.1 आ गया, ये मुझे पता है। और 10, 10 और 15 का अगर मैं नेट निकालता हूं तो इसका नेट हो गया 21। 21 और 15 का नेट निकालते हैं तो 21 + 15, 21 × 15/100। ठीक है, 21 × 15 अगर मैं करता हूं तो 315 हो गया, 3.15। 21, 15, 36 और 3 39, 39.15% आ गया। इसमें से मैं ये घटाता हूं तो कितना आ गया? 6.05, इतने परसेंट आ गया। ठीक है, ये किसका निकालना है? 20,000 का निकालना है मेरे को। इससे मेरा आंसर आ जाएगा। पर दिक्कत ये हुई, यहाँ जो ये मल्टीप्लाई वाला फैक्टर है ना, ये थोड़ा मुश्किल कर सकता है। अगर आपको लगता है आप कर लेंगे जल्दी तो ये भी बहुत बढ़िया है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का। एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का। एक व्यक्ति अपनी 84,100 रुपए की बचत का 50% अपनी पत्नी को देता है। बची हुई 50% में से अपने 2 पुत्र ए और बी को देता है, जिनकी उम्र क्रमशः 15 तथा 13 वर्ष है। वह धनराशि को इस प्रकार से बांटता है कि जब उसके बेटे 18 वर्ष के हों तो उन्हें समान राशि मिल जाए। ठीक है, यदि वार्षिक दर 5% है तो ए का हिस्सा क्या है? ठीक है, सबसे पहली बात, ए की उम्र 15 वर्ष है, बी की उम्र 13 वर्ष है। ठीक है, 18 साल बाद, 18 साल के जब वो होंगे तब उन्हें समान राशि मिलेगी। ठीक है, तो आप ये बता सकते हैं कि आज किसकी राशि ज्यादा होगी, ए की या बी की?
जल्दी से बताइए, आज किसकी राशि ज्यादा होगी, ए की या बी की? ए की। आपकी उम्र 15 साल है, आपके छोटे भाई की उम्र 13 साल है। आपके पिताजी ही ये काम करते हैं। वो कहते हैं यार जब तुम भी 18 के हो गए तुम्हें भी उतने पैसे मिलेंगे जितना छोटे वाले को मिलेंगे। ठीक है, आप 18 के होंगे कब? 3 साल बाद। आपका भाई होगा कब? 5 साल बाद। आपके भाई की राशि 5 साल में उतनी हो रही है, आपकी 3 साल में उतनी हो रही है। ठीक है, इसका मतलब है आपको टाइम कम मिला तो आपकी राशि बड़ी होनी चाहिए आपके भाई से, तो आपकी राशि बड़ी होगी, ए की राशि बड़ी होगी। ठीक है, और 5% का मतलब होता है 21/20, इसलिए मैंने 21/20 लिखा, क्योंकि ए बड़ा था इसलिए ए के सामने 21 लिखा। अगर बी की राशि बड़ी होती तो मैं बी के सामने 21 लिखता। फिर मैंने आपको बताया था इन दोनों की उम्र में जो अंतर आता है, 15 और 13 में अंतर कितना है, 2 का, तो ये अनुपात आ गया 441/400। ठीक है, अब बात आती है ये कि ए का हिस्सा कितना होगा। सॉल्व करने का तरीका बनता है 400, 441, 841, इसकी वैल्यू कितनी है, इसका आधा, क्योंकि आधा तो पत्नी को दे दिया है, ए की वैल्यू निकालनी है। यहां आप सॉल्व करिए। मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या देखता, मैं देखता यार ये 441 आ रहा है ए की वैल्यू में, बी में 400, ये 9 का मल्टीपल आएगा। 9 का मल्टीपल कौन सा है, डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। मैं नीचे वाले पार्ट पे नहीं जाता, मैं यहां से ही देख लेता। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये इसमें एक चीज और दे रखी है आपको, √2 की वैल्यू दे रखी है इसमें। √2 आपको ये लेना है। ठीक है, √2 आपको ये लेना है। आइए देख लेते हैं। एक राशि को 3 साल के लिए 8% की ब्याज दर से लगाया गया CI पर, एक बराबर राशि को 8% SI पे लगाया गया 1 साल के लिए। 1 सेकंड हो जाइए, 1 साल के लिए, जी हाँ 1 साल के लिए, और ये पाया गया, इट वाज डिवाइडेड, नहीं इट वाज, क्या लिखा है, ऑब्जर्व्ड लिखा है यहाँ पर, इट वाज ऑब्जर्व्ड, ये पाया गया कि पहली इन्वेस्टमेंट में जो मिश्र धन है वो दूसरी से 2 गुना है। देखिए ध्यान से समझिएगा, जब 1 साल की बात आती है ना तो SI और CI बराबर होता है। जब 1 साल की बात आती है तो अगर मैं यहाँ SI ना देख के यहाँ अगर CI भी देख लूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रिंसिपल आपका सेम है, P सेम है, तो A2/A1, A1/A2 कितना है, 2:1, ये अमाउंट का रेशियो है। ठीक है, अमाउंट इन फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज ट्वाइस दैट ऑफ सेकेंड। प्रिंसिपल सेम है, P से P कट जाएगा, 1 + R/100 की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई, यहां कितनी हो गई, 1 हो गई। तो अगर आप देखें 1 + R/100 का स्क्वायर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा, और 1 + R/100 किसके बराबर आ गया, √2 के बराबर आ गया। ठीक है, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
आर अपॉन 100 इक्वल टू √2 - 1। √2 - 1 करता हूं तो कितना आ गया 0.41, तो आर की वैल्यू आ गई 41%। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना होगा। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, एक साल के लिए एसआई और सीआई बराबर होता है, हमेशा ध्यान रखिए। ठीक, एसआई को भूलना नहीं है आपको। अगर आप एसआई एक साल, देखिए बात समझना, अभी यही साबित हो जाएगा सामने। एक साल के लिए एसआई और सीआई बराबर होता है, मेरे कहने से बराबर नहीं होता, वाकई में बराबर होता है। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, हमेशा। इंटरेस्ट होता है PRT बटे 100। ये लिखते हैं आप, P कॉमन लेते हैं, ये एसआई की बात कर रहा हूं मैं। और जब एक साल की बात आएगी, T की जगह 1 रख देंगे। ठीक है, जब एक साल की बात आएगी तो सीआई कितना होगा एक साल में, ये होगा, बराबर दिख रहे हैं। एक साल में सीआई और एसआई आपका बराबर रहेगा। ठीक है, √2 कैसे मेरे भाई, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगाना पड़ेगा, तब जाके सॉल्व किया है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई। ये दे रखा है आपको 10% के हिसाब से 2 साल के लिए, यदि अर्धवार्षिक है वह 124 रुपये 5 पैसे है, तो मूलधन बताना है क्या होगा। मूलधन बताना है आपको क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत सॉल्व भी करना पड़ेगा जहां तक मुझे नजर आ रहा है। ऐसा तो हमने किया ही नहीं कभी भी कि 10% के हिसाब से, और बात हो रही है हाफ ईयरली, यानी 5% लगाना है कितनी बार, 4 बार। 10% तो हमने फिर भी लगा लिया 4 बार, पर 5% नहीं लगाया 4 बार। 3 बार में ही 15.7625 आता है, अगर मैं एक बार और लगाऊंगा तो पता नहीं डेसिमल में कहां तक जाएगा। तो क्वेश्चन है बड़ा। अब मैं देखता हूं, 5% का मतलब हो गया 1/20। ये प्रिंसिपल मानूंगा मैं, 1,60,000। 4 क्यों लिखा, क्योंकि हाफ ईयरली है, 2 साल में 4 बार हो जाएगा। अब देखिए 5%, फिर 5%, फिर 5%, फिर 5%, इसका 5% 400, फिर 800, फिर 1200, फिर इसका 5% कितना हो गया, 20 हो गया, है ना। फिर इसका 3 गुना, यहां 1 2 3, फिर ये 1, फिर ये 3, फिर ये 1। ठीक है, तो ये तो सिंगल टाइम हो जाता है, ये 1 2 3 होता है, ये 1 3 होता है, ये डायरेक्ट आ जाता है। अंतर क्या है, अंतर ये है 1200, 2000, 2400, 2460, 2480, 2481। इसकी वैल्यू है 124 रुपये 5 पैसे। ठीक है, आपको किसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है 1,60,000 की। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे,
डीएस लगा के देख लेते हैं, पर डीएस भी डायरेक्ट नहीं लगेगा, ठीक है, डीएस भी डायरेक्ट नहीं लगेगा। अच्छा, एक काम और अच्छा हो रहा है, देखिए यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है, क्या आपको नजर आ रहा है? देखिए इसका आधा नजर आ रहा है, तो इसका भी आधा हो गया, 8,000 आंसर हो गया, डी ऑप्शन। ठीक है, आप चाहे तो डीएस लगा सकते हैं, काटिए पहले 3 से दोनों तरफ, फिर डीएस लगाना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बड़ा ही है, बिल्कुल बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? कट करके डीएस लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं भाई। प्रिंसिपल को 8,000 ले लें, बिल्कुल ले सकते हैं आप, क्यों नहीं ले सकते? 5% कैसे लिखा? देखिए एक साल का 10% है, हाफ ईयरली कितना हो गया? 5%। 5% का मतलब होता है 1/20। अब हाफ ईयरली 2 साल में कितनी बार लगेगा? 4 बार लगेगा, इसलिए 20 की पावर 4 को प्रिंसिपल माना, 1,60,000। इसका 5% ये सब में फिक्स हो जाएगा, इसका 5%। फिर क्या होता है, देखिए यहाँ तो इक्वल इक्वल आता है, फिर यहाँ 1, इसका दुगुना, इसका 3 गुना, फिर यहाँ वाला इसका 1 गुना, इसका 3 गुना, फिर यहाँ तो सिंगल आ जाता है। ध्यान रखिए, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 1 टाइम, 3 टाइम, या 1 2 3 होता है, यहाँ 1 3 होता है। ठीक है, फिर यहाँ तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, 5% 1 आ जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो पूरा भी वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, पर ऐसे ध्यान रखें तो बहुत जल्दी रहता है ना, 400 800 1200, ऐसा नहीं होता कि इन दोनों का निकालना है, इन दोनों का निकालना है, ये नहीं रहता। 400 है, 800 है, 1200 है, ये 20 आया था तो 3 गुना 60, 40 नहीं 60, 1 2 3 का यहाँ पर, 1 3 का यहाँ पर, फिर यहाँ पर डायरेक्ट 5%। हमने ये देखा, फिर हमने देखा कि 248 का आधा और 1 का आधा नजर आ रहा है लगभग, तो 16, 1,16,000 का आधा कितना हो गया? 8 हो गया, 8 मैंने डी ऑप्शन मार्क कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 3 अलग अलग स्कीमों में निवेश करता है, 6 साल, 10 साल और 12 साल के लिए, 10%, 12% और 15% एसआई से। स्कीम कंप्लीट होने पे उसे बराबर इंटरेस्ट मिलता है, तो आपको बताना है उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। 6 साल के हिसाब से 10% का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 60%। ठीक है, और ए का 60% बराबर है किसके? 10 के हिसाब से 12 यानी 120%, 12 के हिसाब से 15 यानी 180%। ठीक है, ये आ गया। अब अगर आप काटें तो 60, 120, 180, ए इक्वस टू 2, बी इक्वस टू 3, सी। अब रेशियो जैसे मैंने आपको पढ़ाया वैसे ही देखिए, ए और बी में क्या रिलेशन है? ए बी का दुगना है। क्या ए बी का दुगना है? बी ऑप्शन आंसर हो गया। ये चीज आप यहां भी देख सकते थे, ए बी का दुगना है, आगे वाला लिखने की जरूरत ही नहीं है, देखिए केवल एक ही ऑप्शन में आंसर आ जाता। ठीक है, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाता। शुक्रिया भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, 250 रुपए की एक राशि है, 2 साल में कितनी हो जाएगी यदि पहले वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 4% है, दूसरे वर्ष 8% है। 250 रुपए की राशि बतानी है आपको, कितनी हो जाएगी? ध्यान से देखिए, पहला तरीका अगर मैं देखता हूं, 250 रुपए की राशि 104%, 108%, मुझे ये पता लग रहा है 9 का मल्टीपल होगा पहली बात तो। ये गया, ये गया, ये 2 ऑप्शन बचे। ठीक है, अब सोचने वाली बात है, यहां पर सोचने वाली बात ये है,
कि अगर 4% और 8% है, मेरी राशि 250 से 500 हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। क्या 4% और 8% मिलाकर 100% इंटरेस्ट बना देंगे? नहीं बनाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा मेरा, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, 468 नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है अगर ध्यान से देखें तो। थोड़ा सेंस लगाना है, सेंस लगाएंगे आसान पड़ जाएगा। ठीक है, तो केवल ये देख के ये मैं आंसर निकाल सकता हूं। आप चाहे तो नेट भी निकाल सकते हैं कि भाई सेकंड किसी बच्चे ने बोला कि 250 रुपए की चीज थी, 250 रुपए लगाए थे, 8 और 4 का नेट कितना होगा? जल्दी से बताइए तो, 8 और 4 का नेट कितना होगा? बिल्कुल कमेंट आ रहा है आपका भाई, 8 और 4 का नेट बताइए मेरे को जल्दी, कितना आएगा? $12.32। ये बात होनी चाहिए एकदम मुंह से निकला यहां से और वहां से आंसर आ गया। ठीक है, तो 12.32 हो गया। अब 12.32 का मतलब कि राशि इतनी होगी, है ना? और यहां से भी 9 का मल्टीपल नजर आ रहा है। और फिर वही बात कहूंगा, जब आपको पता है 8 और 4 का नेट 12% है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना इस बात को, 8 और 4 का नेट कितना है? 12% है लगभग। ठीक है, और 12% अगर आप 250 का निकालते हैं तो कितना आएगा? एक वैसी ही बात करूं मैं आपसे यार, 8 और 4% के हिसाब से 12% हो गया, और 250 का अगर 12% निकालना है तो कैसे निकालते हैं? 250 का 12% कैसे निकालेंगे? परसेंटेज बताया है ना मैंने, परसेंटेज में सिखाया है। मैं 250 का 12% नहीं निकालूंगा, 250 में जो जीरो है वो 12 के साथ ले जाऊंगा, 120 हो जाएगा, और 120 का 25% निकालूंगा। परसेंटेज इधर उधर कर सकते हैं, जीरो इधर उधर कर सकते हैं। 120 का 25% कितना हो गया? 30 हो गया। तो 250 में लगभग 30 और जुड़ जाएगा, लगभग 280 के करीब आंसर आएगा। मैं देखता हूँ 280 के करीब कौन सा है। एक तो 280 है, 280 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 12% एग्जैक्ट थोड़ी लेना है मेरे को, मेरा तो 12.32 आएगा। तो 280 पॉइंट कुछ आंसर होना चाहिए, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ये प्रैक्टिकल दुनिया है, यानी मैं इसमें ये भी नहीं लगाऊंगा, ये भी नहीं लगाऊंगा, और आंसर कर सकता हूं बिना पेन के, पर उसके लिए मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? ये बात जो मैंने यहाँ पर मुंह से आराम से यहाँ पर बोली है, सॉल्यूशन जो बोला है यहाँ पर। ठीक है, लिखने वाला तो समझ आ ही जाता है, लिखने वाले में दिक्कत नहीं आता। यहाँ 9 दिख रहा है, 9 का मल्टीपल दिख रहा है, यहाँ 9 दिख रहा है, 9 का मल्टीपल दिख रहा है, पर जो बात बोली है वो समझ आनी चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, 2 क्वेश्चन है इसके अंदर। किस ब्याज दर से कोई राशि सीआई से 3 गुना हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी 3 साल में? देखिए, जब बात आती है सीआई की, ठीक है, 8 गुना का मतलब क्या है? ये किसका रेशियो है? अमाउंट और प्रिंसिपल का। ठीक है, ये लिख के नहीं करना, ये बिना पेन के करना है आपको, ये वाला क्वेश्चन लिख के बिल्कुल भी नहीं करना। अब मैंने एक बात बोली, जब बात आती है 3 साल की तो आपको क्यूब रूट लेना है। क्यूब रूट लोगे तो ये 1 साल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितने परसेंट इंटरेस्ट दिख रहा है? 100%। ठीक है, इसी को मैं इधर देखता हूं, 3 साल का मतलब है क्यूब रूट यानी 27 और 1, इसका क्यूब रूट आ गया, इसका क्यूब रूट आ गया, तो 1 से कोई राशि 3 हो रही है वो 1 साल में, तो कितना इंटरेस्ट आ गया? 200% आ गया। यहाँ रेट 200% रहेगी, यहाँ रेट 100% रहेगी। पर ये क्वेश्चन पेन से नहीं करने, बिना पेन के करने हैं आपको। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर होगी। ये बिल्कुल लॉजिकल है। देखिए, मैं पहले आपको समझा चुका हूं ये। अगर यहाँ 4 साल होता तो मैं 4th रूट कर देता,
जरूरी नहीं है 3 साल ही है, वो ये बोल सकता है 5 पंजे 25 पंजे 625 पंजे 3125, 3125 गुना हो गई 5 साल में, ऐसा भी बोल सकता है। कोई राशि CI से 5 साल में 3125 गुना हो गई। ठीक है, तो आपको बताना है कि ब्याज दर क्या होगी। तो 3125 है, इसका 5th रूट लूंगा मैं, और यहाँ 1 है, इसका 5th रूट लेंगे, ये तो 1 रहेगा, ये 5 आ जाएगा। तो कितना बढ़ गया? 400% बढ़ गया। 400% मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 400% आ जाएगा। फ्रैक्शन वाला भी कराऊंगा भाई, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, है ना, सब चीज कराऊंगा, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल। इस क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन और है। यही क्वेश्चन अगर मैं SI में ले लेता हूं, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, साधारण ब्याज। ये किसने कहा कि चक्रवृद्धि ब्याज में ही ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? 8 गुना हो गया 3 साल में। 8 गुना होने का मतलब जानते हैं आप? 1 रुपए आपकी जेब में थे, वो 8 रुपए हो गए। कितना इंटरेस्ट मिला? 7 रुपए का, यानी 7 गुना। 7 गुना का मतलब 700%। ठीक है, तो 700% इंटरेस्ट मिल रहा है कितने साल में? 3 साल में। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा इतने % की रेट हो गई। ठीक है, इतने % एनुअल रेट हो गई अगर ये SI से आप लेते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर मैं इसमें SI लेता हूं, 27 गुना का मतलब क्या है? 1 रुपए आपकी जेब में थे, वो 27 रुपए हो गए, 26 रुपए का आपको इंटरेस्ट मिला। 26 गुना, जो गुना होता है ना वो 100% होता है। 1.5 गुना, गुना मतलब 100%, तो 1.5 गुना मतलब 150%। 26 गुना का मतलब है 2600%। कितने साल में मिल रहा है? 3 साल में मिल रहा है। 2600% कितने साल में मिल रहा है? 3 साल में मिल रहा है। तो 866 2/3, इतने % मेरी रेट हो गई, सालाना रेट। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन CI में भी बन सकता है, SI में भी बन सकता है। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से बताइए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। चलिए, देखिए ये गलती नहीं करनी है, कई बच्चे ये गलती करते हैं, 3 साल में 8 गुना, तो 800% ले लेते हैं, उसे 3 से भाग कर देते हैं। भाई आपकी कोई राशि है, वो 8 गुना हो गई, तो 100% तो आपके पास था, अब वो 800% हो गई, तो जुड़ा कितना उसमें? 700% जुड़ा उसमें। कितने साल में? 3 साल में। इसलिए 700 को भाग करेंगे, 800 को नहीं। ठीक है, बिल्कुल कमेंट शो हो रहे हैं भाई आपके। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साहिल जो है 6300 रुपए की एक राशि विकास से उधार लेता है 14% के हिसाब से 3 साल के लिए। वह उसमें कुछ राशि जोड़ देता है
और उसे राहुल को देता है 16% के ब्याज पे समान समय के लिए। अब वो 618 रुपए इस ट्रांजैक्शन में कमाता है, 618 रुपए। ठीक है, शुक्रिया भाई। तो आपको ये बताना है उसने राहुल को कितने पैसे उधार दिए। बात समझना, ये विकास है, ये साहिल है, ये राहुल है। इसने इससे 6300 रुपये उधार लिए और कुछ और पैसे डाले x रुपीस और वो राहुल को उधार दिए। टाइम वही है 3 साल का। ठीक है, परंतु क्या, परंतु जो उसने विकास से उधार लिए वो लिए 14% की एनुअल रेट पर राहुल को दे रहा है 16% की एनुअल रेट पर। ठीक है, इतनी बात पहले समझ में आनी चाहिए क्वेश्चन में क्या बोला है उसने। अब आप ये देखिए वो कहां कहां पैसे कमा रहा है। पहली बात तो रेट के डिफरेंस की वजह से पैसे कमा रहा है, 2% का जो अंतर है 6300 रुपए की राशि पर, एक तो वो फायदा कमा रहा है। दूसरा, इसने जो अपनी जेब से x रुपीस डाले थे उस पे वो पूरा 16% ही कमा रहा है। ठीक है, 3 साल में अगर 618 रुपए, 3 साल में अगर 618 रुपए उसे मिलते हैं, वो फायदा कमाता है, 1 साल में कितना मिलेगा, 206 रुपए। ठीक है, 1 साल में कितना मिलेगा, 206 रुपए। 1 साल में इतने पैसे कमाएगा। अब मैंने आपको बताया वो किसकी जगह पैसे कमा रहा है, 2 जगह पैसे कमा रहा है। एक तो 2% किसका, 6300 का, प्लस 16% किसका, x का। क्योंकि x वाला उसने उधार नहीं लिया, वो उसकी अपनी जेब का पैसा है जो उसने 16% पे अपने दोस्त को दिया। 6300 का 2% हो गया 126, तो 16% x की वैल्यू आ गई 80 रुपए और 100% x कितना आ जाएगा, 500 रुपए। अब पूछा क्या गया है, उसने कितनी राशि राहुल को उधार दी, 6300 प्लस x, तो 6300 प्लस 500 यानी 6800 रुपए। 6800 रुपए आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 206 कैसे हुआ, देखिए 206 कैसे हुआ, 618 रुपए का उसे फायदा हुआ। 1 साल में फायदा नहीं हुआ, 3 साल में। 1 साल की बात करिए हमने, 1 साल में 206 का फायदा आएगा। ठीक है, दूसरा कोई तरीका नहीं है भाई, ये तो मैंने बिल्कुल मामूली ही तरीके से आपके सामने रखा है। आप अपने आप को रखिए, देखिए क्वेश्चन कितनी जल्दी समझ आएगा। ये साहिल नहीं है, ये आप हैं। आप 6300 रुपए किसी दोस्त से उधार लेते हैं इतने % ब्याज पे। अब आपने क्या करा, वो राशि अपने पास नहीं रखी, अपने किसी और बंदों को उधारी पे दे दी। पर आपको फायदा कमाना है तो 14% की जगह आपने 16% चार्ज किया। 2% आपने मार्जिन रखा कि मैं 2% कमा लूंगा, पैसा भी मेरा नहीं जा रहा, पैसा किसी और से लिया है। अब आपको ये नजर आया कि जब मुझे 16% का फायदा मिल रहा है तो क्यों ना कुछ राशि मैं अपनी जेब से भी लगा के इसे उधार दे दूं। ये राशि आपने अपनी जेब से लगाई, आपको 618 रुपए का फायदा हो गया 3 साल में। 1 साल में कितना फायदा होगा, 618/3, 206 रुपए का। ठीक है, 206 रुपए का 1 साल में फायदा कमाया। अब आप देखिए आप फायदा कहाँ कहाँ ले पा रहे हैं। 2% का फायदा तो आप उस राशि पे ले रहे हैं जो आपने उधार ली थी, तो 2% इसका कितना हो गया, 126 रुपए। इसमें से घटाएंगे 80 आ जाएगा। ये जो x राशि आपने अपनी जेब से डाली थी वो उधार नहीं ली, उस पर आपको 16% फायदा मिलेगा। तो 16% की वैल्यू 80 आ गई, x की वैल्यू 500 हो गई।
x की वैल्यू 500 हो गई तो आपको ये बताना राहुल को कितने दिए थे, 6300 में 500 डाल के दिए थे। तो ये 500 जो है ना, ये वो वैल्यू है जो आपने अपनी जेब से डाली थी। चलिए बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है कि सर CI क्यों लिया, SI क्यों लिया, CI क्यों नहीं लिया। मेरे भाई कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर ये मेंशन नहीं है कि वो CI है, ठीक है, अगर CI वर्ड नहीं लिखा ना तो वो क्वेश्चन SI का है, भले ही SI लिखा हो या ना लिखा हो, ठीक है। CI में ये क्वेश्चन नहीं बनेगा भाई, CI में कैसे बना दोगे ये क्वेश्चन। ऐसा नहीं होता कि कोई भी क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। आप सोचिए CI में कैसे बनेगा। ये 14% की रेट है, ये 16% की रेट है। 14 के हिसाब से क्यूब करके वो राशि निकालनी पड़ेगी, 16 के हिसाब से क्यूब करके निकालनी पड़ेगी, x के हिसाब से क्यूब करके निकालनी पड़ेगी। क्या मजाक होगा नहीं हो पाएगा, है ना। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। आगे ना मैं एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं। कुछ क्वेश्चन SI CI में किस पे आते हैं, इंस्टॉलमेंट पे आते हैं, ठीक है। इंस्टॉलमेंट जो डेली बेसिस पे भी हम देखते हैं लगातार, ठीक है। अब इंस्टॉलमेंट में ना एक बहुत बड़ी गलती है बच्चों के दिमाग में जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। एक बहुत मामूली सी बात पूछूंगा आपसे, बहुत मामूली सी, आपको उसका आंसर करना है, जिसका आंसर लगभग 90% लोग गलत करते हैं। ध्यान से सुनिएगा बात। मैंने एक बैंक से लोन लिया 5 लाख रुपए का, ठीक है। एक बैंक से मैं लोन लेता हूं 5 लाख रुपए का, कोई ब्याज दर है, किसी साल के लिए है। तो मेरा कितना कर्जा है, कर्जा बताना है, मैंने कितना कर्जा लिया बताइए। बहुत मामूली सी बात है। मामूली सही आंसर आ रहा है एकदम, 5 लाख। जो एडवांस दूंगा 5 लाख। देखिए मैक्सिमम आंसर गलत आए हैं, कुछ एक आंसर ठीक भी आए हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं। देखिए कोई भी आदमी जब लोन लेता है ना, कोई भी आदमी, कोई 5 लाख का ले रहा है, कोई 10 लाख का ले रहा है, वो ये मेंटेलिटी लेता है कि उसने 5 लाख का लोन लिया तो 5 लाख रुपए उसे चुकाने हैं। कर्जा क्या होता है, कर्जा वो चीज होती है जो आपको चुकानी होती है। कर्जा वो चीज नहीं होती जो आपने उधार ली होती है। समझ रहे हो बात। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बोरोड अमाउंट, ठीक है, एंड डेट। यही बात आपको समझनी है, क्योंकि इस पे बेस ना क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज होती है, इसलिए मैंने एग्जांपल रखा है आपके सामने सबसे पहले। बोरोड मनी और डेट, जिसे हम कर्जा बोलते हैं, इसे हम उधार ली गई राशि बोलते हैं, ठीक है। उधार ली गई राशि, जो राशि हम उधार ले रहे हैं वो हमारा कर्जा नहीं है। 5 लाख रुपए मेरा कर्जा नहीं है, ठीक है। तो कर्जा क्या है, कर्जा ये है कि उस पर इंटरेस्ट लगेगा, 3 साल के हिसाब से इंस्टॉलमेंट बनेगी और फिर फाइनली ये कैलकुलेट होगा कि मैंने 5 लाख की चीज मुझे कितने की पड़ी। अगर वो मुझे 8 लाख की पड़ती है तो मुझे 8 लाख चुकाना है, वो 8 लाख मेरा कर्जा है, मेरा कर्जा 5 लाख बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस। बोरोड अमाउंट मैंने 5 लाख जो उधार लिया, कर्जा जो मैंने चुकाया वो 8 लाख का, 3 लाख का इंटरेस्ट मैंने चुकाया। तो क्वेश्चन में 2 तरीके की लैंग्वेज मिलेगी कि राम एक 10 लाख रुपए की राशि उधार लेता है, ऐसी लैंग्वेज मिलेगी, या मिलेगी
5 लाख का एक कर्जा चुकाना है। कर्जा चुकाने का मतलब है वो फाइनली जाके 5 लाख रुपए कुल मिलाकर है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये दोनों चीज समझ आनी चाहिए। समझ आ गई ना? ये जल्दी से बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं होंगे सिलेक्शन तो आपका वैसे भी नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। मैं ऐसे क्यों पढ़ाता हूँ, आपने पढ़ाने का अंदाज देखा मेरा। मैं प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत सारे एग्जाम्पल लेता हूँ कि मान लेते हैं मैं हूँ, आप हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको रख दिया, क्योंकि जितना आप व्यक्तिगत जिंदगी से इसे कनेक्ट करेंगे चीजें उतनी आसान लगने लग जाएंगी। चेंजेस चेंजेस एग्जामिनर कुछ भी कर ले, आपको लगेगा क्या चेंज करेगा, सोच सकते हैं हम एट दैट मोमेंट। ठीक है, उधार कर्ज क्यों नहीं है मेरे भाई? उधार कर्ज है। देखिए बात समझना, आपने 5 लाख रुपए अपने पिताजी से लिए, आपके पिताजी ने आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। ठीक है, वो उधार है एंड दैट इज योर कर्ज इन केस ऑफ फैमिली, अगर आपको कोई ब्याज नहीं देना पड़ रहा। ठीक है, पर अगर आप मार्केट से उधार लेते हैं तो वो कर्जा 5 लाख का मैं ये नहीं कह रहा कि वो कर्जा नहीं है, वो 5 लाख रुपए का कर्जा नहीं है, वो कर्जा 8 लाख का है, पर आप 5 लाख सोच के चल रहे हैं। तो वो डिफरेंस मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। आगे एक स्लाइड से ये नजर आ रहे होंगे आपको फॉर्मूले से। ठीक है, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले हैं। चलिए मैं आपको ना एक एक करके फॉर्मूला समझाता हूँ। फॉर्मूला अभी मत देखिएगा, बहुत अजीब सा लगेगा, बहुत बल्कि सा लगेगा। पहले जो मैं लेक्चर दूंगा ना आप ये समझिएगा। इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट पता है किस पे चलता है? इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट हमेशा फ्यूचर वैल्यू पे चलता है। फ्यूचर वैल्यू का मतलब है आपने किसी से 5 लाख रुपए उधार लिए, बात समझना, आपने किसी से 5 लाख रुपए उधार लिए, 3 साल के लिए उधार लिए। उधार देने वाला बंदा किस हिसाब से आपकी इंस्टॉलमेंट बनाएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो ये कहेगा कि भाई 5 लाख रुपए तो आप उधार ले रहे हो, पर ये 5 लाख रुपए 3 साल में इतने पैसे हो जाएंगे। अब ये बताओ कि आप इतने पैसे किस हिसाब से पे करोगे? 5 लाख के कोई 8 लाख हो जाएंगे, वो उसके पैसे की फ्यूचर वैल्यू है ना? बिल्कुल है। आपने 3 साल के लिए पैसे उधार लिए, 5 लाख रुपए उधार लिए, 3 साल बाद वो कितने भी हो, 7 हो, 8 हो, 6 हो, कुछ भी हो, तो वो कहेगा मेरे पैसे की जो फ्यूचर वैल्यू है मेरे को वो आप कैसे पे करेंगे, आपको उसकी फ्यूचर वैल्यू पे करनी है। ठीक है, अब आपने इंस्टॉलमेंट बनवा ली इक्वल। अब आप ये कहेंगे कि यार जब आप अपने पैसे की फ्यूचर वैल्यू देखते हैं तो मैं अपने पैसे की फ्यूचर वैल्यू नहीं देखूंगा। तो जो मैं आपको पहली इंस्टॉलमेंट दूंगा 1 साल के बाद, वो पैसा 2 साल तक आपके पास रहेगा। आप उसका भी तो इंटरेस्ट लेंगे, उसका इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा आपको? जब आप ये कह रहे हैं कि आपके पैसे की फ्यूचर वैल्यू है, तो जो मैं पैसा आपको पे करूंगा ईयरली उसकी भी तो फ्यूचर वैल्यू है। तो जो पैसा मैंने 1 साल के बाद आपको पहली इंस्टॉलमेंट दी, मेरा टर्म है 3 साल का, तो 2 साल का तो इंटरेस्ट उस पर भी जनरेट होगा। बिल्कुल कायदे से बिल्कुल सही बात बनती है। फिर मैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट जब देता हूं, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट जब मैं दूंगा उस इंस्टॉलमेंट की 1 साल की वैलिडिटी रहेगी, यानी मेरा टर्म 3 साल का है, तो 1 साल तक तो वो भी पैसा आपके पास रखा रहा। फिर मैं जब तीसरी इंस्टॉलमेंट देता हूँ उसकी कोई फ्यूचर वैल्यू नहीं है, वो तो 3 साल का ही मेरा टर्म था। तो इस हिसाब से दोनों की फ्यूचर वैल्यू को बराबर कर देते हैं और आपका इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट काम करता है। ठीक है, यानी देने वाला अपनी फ्यूचर वैल्यू देखता है और लेने वाला अपनी पैसे की फ्यूचर वैल्यू देखता है, और दोनों की फ्यूचर वैल्यू को बराबर करके इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट बनता है। कितने लोगों को इतनी बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। ये बात समझ आनी चाहिए भाई। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया, समझ आ गई है तो बहुत ही बढ़िया। ठीक, तभी मैंने आपको पहले कहानी सुनाई है। आप देखिए ये समझना आसान होगा जो भी सामने लिखा है। ठीक है,
पहले हम बात कर लेते हैं CI की, फिर मैं SI पे आऊंगा। और CI का जो फॉर्मूला निकलवाऊंगा, मैं दो तरीके से आपको फॉर्मूला निकलवा रहा हूँ। वैसे तो आपको केवल फॉर्मूला पता हो उससे भी बात बन जाएगी, आपके पेपर में कुछ डेप्थ में नहीं जाना। इंस्टॉलमेंट एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें डेप्थ में नहीं जाना, पर फिर भी देखिए, मान लेते हैं आप P राशि उधार लेते हैं, I इंस्टॉलमेंट है और 2 साल की बात हो रही है। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आएंगे। यहाँ मैं फ्यूचर वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं कर रहा, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा। एक जनरल बात हो रही है यहाँ पर, एक बहुत जनरल सी बात हो रही है। मान लेते हैं मैंने P कोई राशि उधार ली, 1 साल के बाद वो राशि कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, ठीक है। अब मैं पहली इंस्टॉलमेंट वापस कर देता हूं, I मैंने वापस कर दिया, ठीक है। तो दूसरे साल के लिए मेरे पास कितनी राशि बची, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर ये बचा, क्योंकि जो अमाउंट जनरेट हुआ था उसमें से I तो मैंने वापस कर दिया। अब दूसरे साल की राशि कितनी बन जाएगी, सेकेंड साल के आखिर में, अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर बोल सकते हैं। तो ये इंटू 1 + R/100, ठीक है, ये आ गया। अब मैंने क्या किया, 1 + R/100 को मैंने K लिख दिया, P × K - I × K, P × K - I, ठीक है, ये आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। K की वैल्यू हमने क्या करी, 1 + R/100 लिख दी, ठीक है। अब आप बहुत ध्यान से देखें कि I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P × K - 1 × K, ठीक है, ये आ गई। इंटू K मिसिंग है, यहाँ पर लिख दिया मैंने, P × K - I × K। अब आप ये बोलेंगे सर ये I के बराबर कैसे आ गया। देखिए ये फॉर्मूला बेसिकली आपको फाइनली पता होना चाहिए, पेपर में ये नहीं आने वाली, पर फिर भी मैं चाहता हूँ आपको ये पता लगे, ठीक है। क्वेश्चन हम इस पे कल ही देखेंगे। ये I कैसे आ गई, क्योंकि दूसरे साल के आखिर में भी तो मैं इंस्टॉलमेंट I दूंगा, पहले साल के आखिर में भी मैंने इंस्टॉलमेंट I दी थी, दूसरे साल के आखिर में भी मैं इंस्टॉलमेंट I दूंगा, और I इसके बराबर होना चाहिए। मैं I के लिए सॉल्व करता हूँ, ये आ गया, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, ये आ गया। अब मैं K की वैल्यू रख देता हूँ, K की वैल्यू रखता हूँ, तो ये फॉर्मूला बन गया। तो ये मेरा फॉर्मूला आ गया फॉर N ईयर्स, कि I अगर इंस्टॉलमेंट है, P उधार ली गई राशि है, तो 100/100 + R इसका स्क्वायर, ये N तक, और N इसका ईयर्स है। ये फॉर्मूला आया कहां से, यहां से आया, यहां से लाए गए। अब ये बात भी ध्यान से समझिए, हम CI के जब क्वेश्चन करते हैं ना, वहां पर ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है जो बहुत बच्चों को नहीं पता होता। अब P/I अगर मैं निकालता हूं, अगर मैं P/I निकालता हूं तो क्या आएगा, 100/100 + R + 100/100 + R का होल स्क्वायर। जब भी आप CI का क्वेश्चन करेंगे ना इंस्टॉलमेंट का, जब हम CI का क्वेश्चन करेंगे इंस्टॉलमेंट का, ठीक है, तो P और I का अनुपात मिलता है आपको। अगर वो बोलता है 5%, 5% का मतलब है 20, अगर ये है तो ये 21 हो जाएगा। तो 20 अगर ये है तो ये 21 हो जाएगा। 5% का मतलब अगर 1 साल की बात हो रही है, ठीक है, ये बहुत जगह यूज करते हैं हम। फिर अगर 2 साल की बात होती है तो हम क्या करते हैं, 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर। दूसरे साल की अगर बात हो रही है, सेकेंड ईयर, ये फर्स्ट ईयर। ऐसा क्यों करते हैं, ये मैं ये बता रहा हूं, ऐसा हम करेंगे, पर क्यों करते हैं वो भी यहाँ फॉर्मूले में नजर आ रहा है। अगर आप सेकेंड ईयर की बात करें, अगर आप 5 जोड़ लेते हैं तो 20/21 का स्क्वायर, ठीक है। फिर आप सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करने के लिए आप नीचे वाला पार्ट सेम करते हैं, नीचे वाला पार्ट यानी इंस्टॉलमेंट। अब मैं यहाँ पर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू सेम करूंगा, सेम करने के लिए हम इसको इंटू 21 करते हैं, इंटू 21 करेंगे तो ये भी इंटू 20 होगा, तब जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये हम देखेंगे, पर पता है ये जो पार्ट आता है कि 5% से 20 लिखा, 21 लिखा, 20 का स्क्वायर लिखा, 21 का स्क्वायर लिखा,
बच्चों को ये पता ही नहीं होता ये कहाँ से आया है, ये फॉर्मूले से आया है, यहाँ से 100/100 प्लस आ रहा है। अगर 1 साल की बात होती तो केवल ये, दूसरे साल की बात है तो ये भी जुड़ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना आसान थोड़ी। अब पी बाय आई निकल पा रहा है, इससे नहीं निकल पा रहा। कब निकलेगा, जब आप नीचे वाली वैल्यू सेम कर देंगे। ये होल स्क्वायर है, इसे भी होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब जाके ये अनुपात आया पी बाय आई का, जब आपने इंस्टॉलमेंट को सेम किया। तो इसीलिए जब हम सीआई के क्वेश्चन करते हैं 5% अगर रेट है, 2 साल की बात हो रही है, हमने ये लिखा। सेकेंड ईयर की बात हो गई तो हमने 2 लगाया। फिर अगर मेरे को एग्जैक्ट अनुपात निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, आई सेम करना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट सेम करनी पड़ेगी। अब जाके मेरी एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी। तो अब जाके मैं ये कहूंगा कि ये 400, ये 21 आएगा, 400 ये हो गया और 420 ये हो गया। 820 वो राशि थी और इंस्टॉलमेंट कितनी थी, 441। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, इससे मेरा कॉन्सेप्ट सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे हो बात। तो ये पूरा काम हमें करना है, पर बच्चों को ये नहीं पता होता ये आया कहां से, ये इस फॉर्मूले से ही आया है। ठीक है, आपको ये डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं, आपको फॉर्मूला ध्यान रखने की जरूरत है। और जब मैं क्वेश्चन करूंगा और डिटेल में समझाऊंगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। फिर मैं इसी फॉर्मूले को ही बताऊंगा दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, डरने वाली बात नहीं है। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। देखिए, मैंने ना आपको केवल ये समझाने के लिए कि वो जो हम करते हैं ना, क्यों करते हैं, इसलिए वो लिया था। अब ध्यान आपको केवल फॉर्मूला रखना है और कुछ ध्यान नहीं रखना। अब जैसे मैंने फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट बताया आपको, आपने उधार कितनी राशि ली थी, वही फॉर्मूला हम इससे भी निकाल सकते हैं। पी राशि ली थी आपने, वो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। आपने पहली इंस्टॉलमेंट दी आई, पहले साल के आखिर में, वो 2 साल तक उसके पास रहेगी। आप कहोगे कि यार ये जो मैंने पहले पैसे दिए हैं इस पे भी तो इंटरेस्ट जनरेट होगा 2 साल का, तो इसकी फ्यूचर वैल्यू ही है। फिर दूसरे साल पे आप जो इंस्टॉलमेंट दोगे आई, वो 1 साल के लिए उसके पास रहेगी, उसकी फ्यूचर वैल्यू ये रहेगी। फिर तीसरे साल में आप जो पैसे दोगे आई, उसकी कोई फ्यूचर वैल्यू नहीं रहेगी। और अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, आप 1 + r/100 का क्यूब नीचे ले जाते हैं तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, और इसे सॉल्व करते हैं, 100 ऊपर आ जाएगा, ये नीचे इस तरीके से हो जाएगा। फिर मैं इसे उठा के नीचे ले आता हूँ यहाँ पर, ये इस तरीके से आ जाएगा। ये फॉर्मूला वैसे ही आ गया, 3 साल में n की पावर 3 आ गई, तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये मेरा वही फॉर्मूला बन गया जो यहाँ पर था, तरीका अलग रहा। देखिए 100 + r² क्यूब n तक है तो n लगा दिया, यहाँ 3 तक था तो 3 लगा दिया। फॉर्मूला आया किससे, फ्यूचर वैल्यू के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये भी आपको क्लियर होगा। फ्यूचर वैल्यू क्या होती है भाई, मैंने बता दिया आपको कि जो राशि आपने उधार ली है वो फ्यूचर में जाके कितनी हो जाएगी, कर्जा कितना चुकाना है। ठीक है भाई, मैं सब करा दूंगा, आप पहले ये पढ़िए जो मैं करा रहा हूं आपको। ठीक है, ये ऐसे होता और वो वैसे होता तो मैं सारी चीज कराऊंगा ही, है ना। अब यही मैं अगर सीआई एसआई में लेता हूं, ठीक है, यही मैं अगर एसआई में लेता हूं, अगर मैं पी राशि उधार लेता 3 साल के लिए, तो मेरे पे कर्जा कितना हो जाता, इतना कर्जा हो जाता। डेप्ट लिखा है देखिए यहाँ, मेरा कर्जा इतना हो जाता ना। पी राशि मैंने उधार ली 3 साल के लिए, R% के हिसाब से इंटरेस्ट जनरेट होगा, कुल मिला के फ्यूचर में वो इतनी हो जाएगी। कॉन्सेप्ट वही रहेगा। जब मैं पहली इंस्टॉलमेंट दूंगा 2 साल के लिए रहेगी उसके पास, दूसरी इंस्टॉलमेंट दूंगा 1 साल के लिए, तीसरी इंस्टॉलमेंट दूंगा किसी भी समय के लिए नहीं रहेगी, क्योंकि 3 साल का समय था मेरा। इसे मैं सॉल्व करता हूं तो ये आ गया 3i +
आई इंटू आर 2+1। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, आई को 100 मान लेंगे। आई को 100 मानने से ये इक्वेशन आसान हो जाएगी। यानी जो भी आपका कर्जा है वो 300 + 3R, 3 साल के लिए ये फॉर्मूला बन जाएगा, 4 साल के लिए ये फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए जब 3 साल की बात आ रही है तो 2+1, जब 4 साल की बात आएगी तो 3 + 2 + 1, जब 5 साल की बात आएगी तो 4 + 3 + 2 + 1 इंटू आर। ठीक है, तो ये 400 हो गया, ये 500 हो गया। ठीक, अभी मैंने फॉर्मूले का एक लुक आपको दिया है, इस पे बेस क्वेश्चन हम कल करने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैं दोबारा से भी कल रिपीट करूंगा। ठीक है, जिसको समझ नहीं आया टेंशन मत लेना, जब 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे ना, 2 क्वेश्चन करने की देरी है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पर लॉजिक ध्यान रखिए। देखिए आपको ध्यान क्या रखना है, बेसिकली पहली बात कॉन्सेप्ट कौन सा काम करता है, फ्यूचर वैल्यू का। दूसरी चीज एक फॉर्मूला ये और फिर ये, और ये दोनों चीज कल की क्लास में 100% क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करूंगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे, 7, 8, 10 क्वेश्चन करेंगे इस पे, आपको लगेगा हाँ यार चीजें आप समझ आ गई। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में यानी कल। जब तक अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।